हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड बायो में लेसन 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर सिर्फ रूट से ही क्यों एब्जॉर्ब किया जाता है, साथ ही प्लांट को मिनरल्स की नीड क्यों होती है। यही सब हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो जो रूट्स होते हैं हमें पता है वो सॉइल में फिक्स होते हैं, यानी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती है ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट रह पाए। रूट ही प्लांट में एक ऐसा पार्ट होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और वो सॉइल को अपनी जड़ों से पकड़ के रखता है ताकि प्लांट स्ट्रेट खड़ा रह पाए। बट रूट का जो मेन फंक्शन है वो है वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करवाना ताकि वो प्लांट के अपर पोर्शन में पहुंच पाए। तो रूट ही प्लांट को फिक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। अब वाटर की नीड क्यों होती है प्लांट में? तो अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें फोटोसिंथेसिस। विदाउट वाटर हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। अब अगर वाटर ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है अपना फूड नहीं बना पाएगा। फोटोसिंथेसिस के टाइम अगर प्लांट को वाटर ना मिले, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, तो वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसीलिए वाटर की नीड हमारे प्लांट को होती है। अगर प्लांट में वाटर है तो वो प्लांट अपना फूड बना पाता है। रिएक्शंस अगर हम देखें तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल। हमारा प्लांट फूड बना पाता है C6H12O6। ओके, ये हमारी लीव्स हैं। लीव्स में डे टाइम में जब सन की रेज लीव्स पर पड़ती हैं तो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। तो वो पोर्स डे टाइम पे ओपन हो जाते हैं और जैसे ही ये ओपन होता है यहाँ से एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रूट्स के थ्रू हमें वाटर मिल रहा है, प्लांट्स में अंदर एंटर कर जाता है लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों जब रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, हमारा प्लांट फूड बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। तो इस तरीके से हमारे प्लांट को वाटर की नीड होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है। प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है, उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, अब ये वाटर जो है एरियल पार्ट से इवापोरेट होता है। ओके, अब जब वाटर इवापोरेट हो रहा है यानी कि एरियल पार्ट जो उसके लीव्स हो गई वहां से वो वाटर इवापोरेट हो रहा होगा, तो जब ये इवापोरेट होता है तो ये अपने सराउंडिंग क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। यही रीजन होता है कि जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। दूसरा, इसी में दूसरा पढ़ेंगे प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। अब ये सक्शन फोर्स से भी वाटर लॉस होता है जिसमें रूट से वाटर पूरे पार्ट में पहुंचता है। तो रूट से जो वाटर है वो पूरे पार्ट में ऊपर तक जाएगा तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो सक्शन फोर्स की वजह से भी वाटर का लॉस होता है। तो ये था हमारा ट्रांसपिरेशन का पार्ट। थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब वाटर में ही हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ वाटर डिफरेंट मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, हमें वाटर, हमारे प्लांट को वाटर की नीड तो होती है, साथ में मिनरल्स की भी नीड होती है।
और ये मिनरल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये मिनरल्स जो होते हैं सॉल्ट, आयरन, इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट जैसे हमारे पास हो जाएगा नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा। एंड आयंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे आयंस होते हैं। तो इन सब का भी ट्रांसफर होता है। ओके। फोर्थ, वाटर की नीड हमें मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए भी होती है। मैकेनिकल स्टिफनेस। अब देखो, वाटर जो होता है वो प्लांट की टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये 4 पॉइंट जो हमारे पास थे, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस, इन चीजों के लिए हमें वाटर की या मिनरल्स की नीड होती है हमारे प्लांट को। ओके। नेक्स्ट अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है characteristics of root for absorbing water। अब इसमें हमें पढ़ना है कि जो रूट का कैरेक्टर है वही क्यों वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रूट ही क्यों। तो फर्स्ट पॉइंट है, अब अगर हम रूट को ध्यान से देखें तो जो रूट होती हैं उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें जो सरफेस एरिया होता है सॉइल में, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा ह्यूज होने की वजह से रूट जो होते हैं वाटर को ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसीलिए रूट का जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्बिंग वाटर, यही रीजन होता है कि रूट से ज्यादा सरफेस घेरने की वजह से वो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। नेक्स्ट, अब जो रूट हेयर होता है उसके अंदर, ये जो रूट हेयर आप देख रहे हैं इसके अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है सेल सेप। देखो हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ना, तो सेल सेप प्रेजेंट होता है उस सेल सेप में। अच्छा, मैं यहाँ दिखा लेती हूँ आपको, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो इस फिगर को आप देखें, ये रूट हेयर है जो आप यहाँ पे ये रूट हेयर देख रहे हो। इस रूट हेयर को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाया है। ये वाला जो रूट हेयर आप देख रहे हैं ये फुल ग्रोन है, यानी कि अच्छे से मैच्योर है। ये अभी यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो इस रूट हेयर के अंदर अगर हम देखें तो ये सारा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा सेल सेप होता है, और इसी सेल सेप के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो है मिनरल, सॉल्ट, ये सब इस सेल सेप के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। आउटर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं ये है सेल वॉल। ये सेल वॉल हमारी फ्रीली परमिएबल होती है, यानी किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देगी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, ये किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने की ऐसी परमिशन नहीं देती है। इसीलिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती है। ओके। तो अब हम बात कर रहे थे रूट हेयर की, तो रूट हेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल सेप प्रेजेंट है। अब बाहर तो है सॉइल, ये बाहर की तरफ क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक रूट हेयर की बात कर रहे हैं ना, तो रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो ये है सॉइल और ये है रूट हेयर। तो रूट हेयर के अंदर जो सेल सेप है उसमें मिनरल, सॉल्ट एटसेट्रा प्रेजेंट होने की वजह से इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो है ज्यादा। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बाहर के सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर का कंसंट्रेशन है, सेल सेप का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन अगर हम देखें दोनों की कंपैरिजन में तो इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बाहर के सॉइल में प्रेजेंट वाटर के कंसंट्रेशन से कम होगा। ओके। यानी सेल सेप में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसको मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। तो सेल सेप में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो है कम, और बाहर अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन होता है ज्यादा। अब हमेशा हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है,
ओके, यानी सेल सेप में कंसंट्रेशन है वाटर का कम, बाहर सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन है ज्यादा, तो फ्लो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। यानी वाटर जो है वो सॉइल से रूट में चला जाएगा। तो इस तरीके से वाटर सॉइल से रूट में जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। जो रूट हेयर आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो वॉल होती है यानी कि सेल वॉल काफी थिन होती है और फ्रीली परमिएबल भी है। ये किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन देती तो है, लेकिन जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है ये सारे सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन नहीं देगी। जिसकी इसको नीड होगी सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को ये अंदर आने की परमिशन देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही रीजन होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर जा पाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हायर कंसंट्रेशन वाला वाटर का कंसंट्रेशन जो कि सॉइल में प्रेजेंट था, वो लोअर कंसंट्रेशन जो कि रूट हेयर में था उस तरफ बढ़ा। तो हमेशा जो फ्लो होगा, वो मूवमेंट होगा वाटर के मॉलिक्यूल का, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, जिस वजह से वाटर सॉइल से रूट में जा सका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इम्बिबिशन या इम्बाइबिशन। अब इम्बाइबिशन होता क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है ये जिसमें डेड या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग प्लांट सेल ये वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ और सिर्फ सरफेस अट्रैक्शन से। यानी जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो सरफेस एरिया में होगा, पूरी बॉडी में नहीं होगा। अगर कोई डेड प्लांट सेल है, माना ये डेड प्लांट सेल है, तो ये पूरी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, तो जो अट्रैक्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर जो भी एब्जॉर्ब होगा वो सरफेस एरिया में होगा, पूरी बॉडी में नहीं होगा। ओके, तो इसको कहा जाता है इम्बाइबिशन। जैसे हमारे पास और जैसे ड्राई सीड है, एग्जाम्पल में ड्राई सीड, वुडन डोर है ना, वुडन डोर हो गया। इनकी सरफेस से अगर हम देखें वुडन डोर, तो ये क्या करता है, ये जो इनकी सरफेस होती है उसी से वाटर एब्जॉर्ब करता है। और डोर माना ये डोर है, तो डोर क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये होता है हमारा इम्बाइबिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में फ्रीली मूवमेंट होता है। ओके, ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का, हम सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की भी बात कर रहे हैं। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, वो हमारे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस, लिक्विड कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, चाहे वो सॉल्यूट हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो, गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी हो सकता है। बट जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हम ओके, तो ये मेरे पास है एक बीकर। इस बीकर में मैंने यहाँ पे ये डाला है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पे ये वाटर है, जैसे ही मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो यहाँ पे इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो कंसंट्रेशन है वो है ज्यादा। ओके, और जो वाटर है, वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का कंसंट्रेशन है कम। हमें पता है कि जो मूवमेंट होगा अब वो हायर टू
लोअर होगा। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे, जिस वजह से पोटेशियम परमैंगनेट मॉलिक्यूल धीरे धीरे गायब हो जाएगा और ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, यानी ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि मूवमेंट क्या हुआ, हायर टू लोअर हुआ, तो ये सारा मॉलिक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा और जो वाटर का कलर है ये पर्पल कलर का हो जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल का फ्लो था, मूवमेंट था, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। एक बात इसमें याद रखना, जो मूवमेंट था वो फ्री हुआ है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था जो डिफ्यूजन होता है इसमें फ्री मूवमेंट होता है, यानी इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की हमें कोई नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। देखो, इससे पहले हमने क्या बोला था, फ्री मूवमेंट होता है ना, इसमें हमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की नीड है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ओके, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, वहां पे नहीं बताया था हमने कोई भी, वहां पे हमने बोला था फ्री मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे हमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर जाने की परमिशन देगी, ठीक है, वो हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेएबल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया विस्किंग बैग, सेलोफेन बैग, सेलोफेन पेपर, सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये भी हमारी सेमी परमेएबल है, तो हम इस एग्जाम्पल में सेल मेम्ब्रेन भी लिख देते हैं। तो ये होती है हमारी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो अब आते हैं हम ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा मूवमेंट जिसमें सिर्फ वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ओके, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर का जो मूवमेंट होता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो तो हमने देख लिया, हायर टू लोअर होता है। यहाँ पे अब हमें ये देखना है जो ऑस्मोसिस होता है वो हमारा 2 टाइप का है। फर्स्ट, एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता क्या है, देखो एंडो से ही हमें समझ में आ रहा है एन का मतलब इन, और एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर, तो हम यहीं से समझते हैं इनके वर्ड से ही। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है इन, यानी कि जो वाटर है ना ये है एक सेल, ओके, जो वाटर है वो सेल के अंदर जा रहा है, इन मीन्स अंदर, तो वाटर सेल के अंदर जा रहा है। तो सेल के अंदर जब वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का जो मूवमेंट है जब वो सेल के अंदर होगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि सेल जो है थोड़ा सा फूल जाएगी, इसको कहा जाता है एंडोऑस्मोसिस। अब अगर हम बात करें एक्सो मतलब एग्जिट मीन्स क्या, बाहर, तो जब सेल के अंदर जो वाटर है वो जब बाहर जाने लग जाए तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी से, उस सेल के अंदर से पानी निकल रहा है ना। अगर हम कोई भी चीज, जैसे बलून है, बलून से मैं अगर वाटर बाहर निकालूंगी तो बलून क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेम यही आप सेल के बारे में समझो, सेल से अगर हम वाटर बाहर निकाल रहे हैं तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, स्वेल, यानी कि फूल रहा है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं,
तो अगर हम प्लांट सेल देखें या एनिमल सेल देखें तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है एग्जाम्पल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ओके, तो ये था प्रोसेस हमारा ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है ऑस्मोसिस का, वो हम पढ़ लेते हैं।